चैप्टर 29 फर्नेस। फ्यूल बचाने के लिए फैंग हेंग ने अपनी साइकिल पर धीरे धीरे जेल की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। किस्मत से जब वह निकला, उसने दूर से दो खिलाड़ियों को कैंप की ओर आते देखा। झोई और लुयू ने भी एक साथ फैंग हेंग को देखा। लुयू ने कुछ कहने से पहले ही फैंग हेंग ने दूसरी सड़क पर मुड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वो जो व्यक्ति था, क्या वो फैंग हेंग था? भगवान, यह उसे ही होना चाहिए। झोई ने सिर हिलाते हुए कहा, दुर्भाग्य से मैंने ऑनलाइन चेक किया है। भगवान का चरित्र कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे डर है कि उसे कंपनी में भर्ती करना मुश्किल होगा, वरना मैं उसे कुछ मिलियन खर्च करके भी ले लेता। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ मिलियन में लोग तुम्हारी कंपनी में नहीं आ सकते। क्या हुआ? क्या मेरी कंपनी लोकप्रिय नहीं है? तुम्हारा अगला महीने का बोनस गया। कंपनी का बोनस है। मैंने तो कभी नहीं देखा। झोई और लुयू आपस में बात करते हुए तनाव कम करने के लिए बेतुकी बातें कर रहे थे। दोनों ने पूरा दिन मेहनत की थी। उन्होंने एक सर्वेक्षण मिशन पूरा करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में झोई एक ज़ोंबी द्वारा हमले का शिकार हुआ। अगर लुयू की सूझबूझ न होती तो झोई अपनी जान खो देता। झोई ने अपने चेहरे को रगड़ते हुए कहा, इस मिशन को पूरा करने के बाद हम मिट्टी के बने बम खरीद सकते हैं। आज थोड़ा देर हो गई है। कल हम जेल को उड़ाएंगे। बाहरी कांटेदार तार को उड़ाने के बाद ज़ोंबियों को भीतर फैलने में 2 या 3 दिन लगेंगे। इस दौरान हम और अधिक सामग्री इकट्ठा करेंगे और शेल्टर को मजबूत करेंगे। लुयू ने सिर हिलाया और गंभीर हो गया। वैसे भर्ती की स्थिति कैसी है? हमने कुछ पेशेवर खिलाड़ियों का साक्षात्कार लिया है। वे सभी लेवल 5 के हैं। हमने उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। झोई इस सर्वर पर एक नाम बनाने के लिए डेस्परेट था और उसने बहुत सारा पैसा लगाने में संकोच नहीं किया। हालांकि नए सर्वर के लॉन्च होने के बाद उन्हें आने के लिए 1 और सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। दोनों ने बातें करते हुए सर्वनाश व्यापारी कैंप में कदम रखा। क्या चल रहा था? जैसे ही झोई और लुयू सर्वनाश व्यापारी कैंप में दाखिल हुए, दोनों ने एक साथ बात करना बंद कर दिया। वे रुक गए और एक दूसरे को देखा। कैंप के अंदर बाईं और दाईं और लकड़ी के तख्तों के गंदे ढेर थे। कुछ एनपीसी श्रमिक उन्हें स्थानांतरित करने में व्यस्त थे। ये तख्त कहाँ से आए? जब वे सुबह पहले यहाँ आए थे तो वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था। लुयू ने सर्वनाश व्यापारी से स्थिति के बारे में पूछा। वेटेल, कैंप में इतने सारे लकड़ी के तख्त क्यों हैं? ये एक उत्तरजीवी ने मुझे मदद की थी। वो बच्चा सचमुच अद्भुत है। वेटेल आज अच्छे मूड में था। जैसे ही उसने खाते की जांच की और सामग्री की गिनती की, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन लकड़ी के तख्तों के साथ हमारे कैंप की स्तर योजना बहुत जल्दी एजेंडे में होगी। झोई और लुयू और भी ज्यादा हैरान थे। एक खिलाड़ी? ये सभी लकड़ी के तख्त एक खिलाड़ी द्वारा इकट्ठा किए गए? असंभव। सर्वर खुलने में केवल कुछ दिन ही हुए थे। खिलाड़ियों की बात तो छोड़िए, कौन सी गिल्ड इतनी जल्दी इतनी लकड़ी के तख्त इकट्ठा करने की क्षमता रखती थी? शायद केवल एक बड़ा नाम जैसे कि संघ सरकार ही ऐसा करने की क्षमता रखता था। जब झोई अभी भी आश्चर्य में था, लुयू ने स्वाभाविक रूप से कुछ सोचा। उसने अपनी लार निगली और सर्वनाश व्यापारी से धीरे से पूछा, वेटेल, क्या वह खिलाड़ी जिसे तुमने कहा उसका नाम फैंग हेंग है? वेटेल ने अपने हाथ में खाता रखकर सिर उठाया और लुयू को देखा। ओह, तुम भी उसे जानते हो? वह वास्तव में फैंग हेंग था, एक भयानक भगवान। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था।
लियाओ बुफान और अन्य लोगों ने पूरे दिन बिल्डिंग नंबर 3 की पहली मंजिल को साफ किया। उन्होंने सभी के लिए आराम करने के लिए एक अपेक्षाकृत साफ कमरा भी विशेष रूप से तैयार किया। बुजुर्ग जिमी आज कुछ चीजों में व्यस्त थे और जल्दी लॉग ऑफ कर गए। आखिरकार हमें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियाओ बुफान ने एक घूंट बियर पी, अपनी पीठ खींची और मुंह में एक टुकड़ा भुना मांस डाला। स्वाद यह अद्भुत था। लियू लिन खिड़की के कोने में थी। वह उन 2 भट्टियों के साथ खेल रही थी जिन्हें फैंग हेंग ने आज आदान प्रदान किया था। उनमें लकड़ी और लोहे के बर्बाद टुकड़े डाल रही थी। भट्टियां लोहे की खनिज और लोहे के बर्बाद टुकड़ों को पिघलाकर लोहे के टुकड़ों में बदल सकती थीं। लोहे के टुकड़े ज़ोंबी सर्वनाश खेल में उन्नत सामग्रियों का आधार थे। उदाहरण के लिए शेल्टर बनाने में नाखूनों की बहुत कमी थी। इस क्षण में लियू लिन ने फैंग हेंग की प्रतिभा कौशल की शक्ति को गहराई से महसूस किया। कितने दिन हो गए? पिछले सर्वर नंबर 7 में उसने याद किया कि सबसे तेज गिल्ड ने लोहे के टुकड़ों का बुनियादी उत्पादन पूरा करने में आधा महीना खर्च किया था। और फैंग हेंग यह केवल 1 सप्ताह से भी कम समय में था और वह पहले ही लोहे के टुकड़ों का सामूहिक उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रहा था। सोचते सोचते यह सचमुच एक सपने जैसा लग रहा था। शुरू में जब उसे पता चला कि उसे जबरदस्ती एक नए सर्वर में खींच लिया गया था, लियू लिन अभी भी बहुत नर्वस थी। हालांकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है। जब तक वे दुश्मन खिलाड़ियों का सामना नहीं करते, जेल उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकती है। एक छोटे संख्या में ज़ोंबी एक रात के लिए गेट पर खरोंचने के बावजूद बाहरी कांटेदार तार की परत में नहीं घुस सके। नए सर्वर का ज़ोंबी सर्वनाश, जिसके बारे में सभी डर रहे थे, अब असाधारण रूप से सरल लग रहा था। लियू लिन की नजरें अनायास फैंग हेंग पर चली गईं। वह ही था जिसने ये सभी परिवर्तन किए। फैंग हेंग कुछ खा रहा था और गेम लॉग पढ़ रहा था। रात में उसने ज़ोंबियों को जेल के आसपास के क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए व्यवस्थित किया। उन्होंने केवल पेड़ काटे, उन्हें नहीं उठाया। उसे लगा कि ज़ोंबियों की गति बहुत धीमी थी, खासकर जब वे भारी सामान ले जा रहे थे। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए फैंग हेंग ने ज़ोंबियों से पेड़ काटने के लिए कहा और लियाओ बुफान से अगले दिन लॉग इकट्ठा करने में मदद करने को कहा। अगर दिन के दौरान कुछ खिलाड़ी गुजरते हैं और लॉग उठाते हैं, तो वे कितना इकट्ठा कर सकते हैं? फैंग हेंग अगले दिन के ऑपरेशन की योजना बना रहा था जब लियाओ बुफान ने ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा। वैसे बड़े भाई, अब जब हमारे पास नाखून और लॉग हैं, तो हमारे पास शेल्टर के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। तुम शेल्टर कहाँ बनाओगे? गेम ने शेल्टर के निर्माण के लिए सैकड़ों ब्लूप्रिंट प्रदान किए। खिलाड़ी इन ब्लूप्रिंट्स का उपयोग करके शेल्टर बना सकते हैं, उन्हें संशोधित कर सकते हैं या यहाँ तक कि उन्हें पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। प्रत्येक ब्लूप्रिंट को विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। जितना बड़ा शेल्टर होता, उतनी ही सामग्री का उपभोग होता। फैंग हेंग पहले ही लियाओ बुफान के सवाल के लिए तैयार था। हम इसे बेसमेंट में बनाएंगे। गेम में 3 फीट गहराई में खुदाई करना सबसे सुरक्षित था। ज़ोंबीज को भूमिगत खुदाई करना नहीं पता था। बेशक अगर यह वास्तव में बाद के चरणों में पहुंच जाता, जब शेल्टर की सुरक्षा इतनी मजबूत होती, तो यह धीरे धीरे जमीन पर फैल जाएगा। फैंग हेंग की वर्तमान वास्तुकला योजना जेल के बाहर से शेल्टर बनाने पर निर्भर थी। वास्तव में जेल के बाहर का भवन पहले से ही शेल्टर के विस्तार का हिस्सा था, लेकिन इसे गेम सिस्टम द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि कोर और सबसे महत्वपूर्ण भाग बेसमेंट में बनाना था। यह सुरक्षा के लिए था। लेकिन बेसमेंट में मकड़ी ज़ोंबी हैं। लियाओ बुफान ने गर्दन सिकोड़ते हुए कहा। उसने फैंग हेंग से इसके बारे में सुना था। बेसमेंट में खतरनाक समूह। वहां बहुत सारी मकड़ी ज़ोंबी थी।
सामान्य खिलाड़ी उनके मुकाबले नहीं कर सकते थे। बस यह सुनकर कि वहां बहुत सारी मकड़ी ज़ोंबी हैं, लियाओ बुफान की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने इस बारे में पहले से ही सोचा है। जब कल दोपहर को फ्लेमथ्रोवर पहुंचेगा, वह बेसमेंट में घुसने की कोशिश कर सकता है। फैंग हेंग को अचानक पुलिस डायरी में मिशन का ख्याल आया। गुप्त मिशन अभी दूसरे चरण में प्रवेश कर गया था और उसे मकड़ी ज़ोंबियों के कठिन समूह से निपटने की आवश्यकता थी। यह कठिनाई स्तर थोड़ा अधिक था। इसका मतलब था कि पुरस्कार बहुत अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहले चरण में उसे एक पिस्टल का पुरस्कार मिला था। मकड़ी ज़ोंबियों को मारने के बाद विकास क्रिस्टल गिरने की संभावना का तो कहना ही क्या। सोचते सोचते फैंग हेंग ने लियाओ बुफान को देखा। भुना मांस स्वादिष्ट है ना? लियाओ बुफान ने सिर हिलाया। उसके लिए इसे अस्वीकार करना मुश्किल था। तो कल दोपहर मदद करो। हम साथ में बेसमेंट में जाएंगे और ज़ोंबियों से निपटेंगे। नहीं, बड़े भाई, क्या तुम सच में गंभीर हो?